नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। मैं हूं शीला और आप देख रहे हैं भाषा जगत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 5, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया। इसकी लेखिका है चपला देवी। उनकी कोई विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। ये जो पूरा पाठ है वो रिपोर्टाज शैली में लिखा गया। शैली का अर्थ होता है लिखने का तरीका, भाषा को लिखने का तरीका, और रिपोर्टाज का अर्थ होता है रिपोर्ट की तरह से। यानी ये पूरा ही पाठ, ये पूरी जो घटना है उसको रिपोर्ट की तरह से प्रस्तुत किया गया। ये जो पूरी घटना है वो सन 1857 की है, जब 1857 की, जब भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। उस समय जो बिठूर के नेता थे नाना धुंधुपंत, उनकी पुत्री की ये पूरी ही जो घटना है, कहानी। तो चलिए अब इसको विस्तार से पढ़ते हैं, और साथ में बीच बीच में जो कठिन शब्द आते जाएंगे मैं आपको उनका अर्थ बताती हुई चलूंगी, ताकि आपको अच्छे से ये पाठ समझ में आ जाए। अब सन 1857 में जो विद्रोही नेता थे, बिठूर के विद्रोही नेता थे नाना धुंधुपंत, उन्होंने जब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया तो उस विद्रोह में वो हार गए, असफल हो गए। तो उन्हें वहां से जल्दी जल्दी में भागना पड़ा। अब जल्दी जल्दी में जाते हुए अपनी पुत्री मैना को साथ नहीं ले जा सके, और देवी मैना जो बालिका मैना थी वो अपने पिता के महल, जो बिठूर में उनके पिता का महल था, वहां पर रहती थी। पर वहां पर क्या है, अंग्रेजों ने सभी विद्रोहियों का, सभी क्रांतिकारियों का दमन कर दिया, इनको हरा दिया। और फिर उनके चले जाने के बाद बड़ी ही क्रूरता के साथ उस निरीह, मतलब बिना किसी सहायता के, और निरपराध, निरपराध मतलब बिना किसी अपराध के, उस देवी, उस छोटी सी बालिका को अग्नि में भस्म कर दिया, यानी अग्नि में, आग में जला दिया। अब ये जो घटना है, ये जो वर्णन है, अगर आप किसी पत्थर दिल वाले, पाषाण हृदय अर्थात पत्थर दिल वाले इंसान को भी सुनाओगे तो वो द्रवीभूत कर देता है, यानी उसका भी दिल पसीज जाता है, वो भी भावुक हो जाता है। अब कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद, यानी कानपुर में मारकाट मचाने के बाद, अंग्रेज सैनिकों ने क्या, अंग्रेज सैनिकों का दल जो है वो बिठूर की तरफ गया, और उन्होंने वहां पर जो बिठूर में नाना साहब का जो महल था, उसमें जो कुछ भी बचा हुआ था थोड़ा बहुत, उस सबको लूट लिया। और इसके बाद उन्होंने तोपें लगा दी नाना साहब के महल की तरफ, ताकि इसको गोलों से बरसा बरसा के उसको नष्ट कर दिया जाए। अब जैसे ही वो गोले बरसाने वाले थे तो बरामदे में एक छोटी सी सुंदर सी बालिका आकर खड़ी हो गई, और उसे देखकर जो अंग्रेज सेनापति थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय तो बालिका कहीं पर भी नहीं थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर सेनापति को गोले बरसाने से मना कर दिया। उसका करुणापूर्ण मुंह देखकर, करुणापूर्ण होता है बड़ा ही दयालु भाव वाला मुंह देखकर, और अल्पवयस, अल्पवयस का अर्थ होता है छोटी आयु, छोटी सी उम्र की बच्ची को देखकर सेनापति को उस पर दया आ गई। तो सेनापति ने उनसे पूछा कि क्या चाहती हो तुम। तो बालिका ने विशुद्ध अंग्रेजी में उत्तर दिया, क्योंकि बालिका बिठूर के नेता की पुत्री थी तो उसको अच्छी शिक्षा मिली थी, तो उसे अंग्रेजी आती थी। तो उसने अंग्रेजी में उत्तर दिया था कि क्या आप प्लीज इस मेरे महल की रक्षा करेंगे। सेनापति ने उससे कहा कि क्यों, तुम्हारा इससे क्या उद्देश्य है, अर्थात तुम्हारा इससे क्या फायदा होगा। तो बालिका ने बोला कि आप ही बताइए कि इसको गिराने के बाद आपको क्या उद्देश्य, आपका क्या फायदा होगा। अब सेनापति ने कहा कि यह मकान जो है, जो विद्रोहियों का नेता था नाना साहब, उनका रहने का स्थान है, और सरकार ने हुक्म दिया है, आज्ञा दी है कि इसको विध्वंस कर दिया जाए, अर्थात इसको नष्ट कर दिया जाए। अब बालिका ने उनसे कहा, सेनापति ने कहा कि आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे, यानी हथियार उठाए थे, वो दोषी है, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने आपके खिलाफ हथियार उठाए। पर ये जो जड़ पदार्थ है, यानी निर्जीव पदार्थ है, ये तो चल फिर भी नहीं सकता है, कुछ कर भी नहीं सकता। इस मकान ने आपका क्या अपराध किया है, ये तो कुछ कर भी नहीं सकता। अब लड़की ने कहा कि मेरा इसमें सिर्फ इतना फायदा है कि ये मुझे बहुत प्यारा है, क्योंकि मैं यहाँ पे रहती हूँ, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज इस मकान की रक्षा कीजिए आप। अब सेनापति ने उसको दुख प्रकट करते हुए कहा कि मुझे अफसोस है, क्योंकि मेरा कर्तव्य जो है, यानी मुझे जिस सरकार का मैं नौकर हूँ, जिसके यहाँ काम करता हूँ, उन्होंने मुझसे कहा है कि भी ये मकान आपको गिराना है। इस पर बालिका ने अपनी परिचय बताते हुए कहा कि मैं आपको जानती हूँ जनरल, आपकी जो प्यारी बेटी थी मैरी,
वो और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे और मैरी कई सालों तक हमारे यहाँ बराबर आती थी और आप भी आते थे। आपकी बेटी अभी मर चुकी है और इस बात का मुझे बहुत दुख है। उसकी एक चिट्ठी अभी तक भी मेरे पास है। तो ये सब सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने उस बालिका को पहचान लिया और कहा, अरे ये तो नाना साहब की कन्या है। सेनापति कुछ क्षण रुके, थोड़ी देर रुके और फिर बोले कि हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम मेरी पुत्री मैरी की सहचरी हो। सहचरी का अर्थात होता है कि दोस्त हो। किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा को टाल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है। लेकिन मैं इतनी कोशिश जरूर करूंगा कि तुम्हारी रक्षा कर सकूं। तो इस समय तक, यानी जब वो नाना साहब की बेटी से बात कर रहे थे जनरल हे, तो उस समय तक सेनापति जनरल आउट्रम भी वहां आ पहुंचे और उन्होंने बिगड़ कर सेनापति हे से कहा, यानी गुस्से में सेनापति हे से कहा कि अभी तक नाना साहब के महल को तोपों से क्यों नहीं उड़ाया। सेनापति हे ने बड़ी विनय पूर्वक कहा, बड़े ही आदर से कहा कि मैं इसी की फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है। क्या किसी तरह से इस महल को बचा जा सकता है। अब जनरल आउटर ने बोला कि ये तो पॉसिबल नहीं है, संभव ही नहीं है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर, गवर्नर जनरल से ऑर्डर लेना पड़ेगा और नाना साहब पर तो अंग्रेजों का बहुत गुस्सा है और नाना साहब का वंश या महल में से कोई दिखाई दे तो उसे उस पर दया दिखाना तो असंभव ही है। यानी हम दया दिखा ही नहीं सकते। हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है कि जो भी उसका कुछ मिलता है उसको नष्ट कर दिया जाए। अब सेनापति हे ने कहा कि तो आप लॉर्ड कैनिंग यानी जो गवर्नर जनरल है उनको अभी लेटर लिखो, तार लिखो। आउटरम बोले कि इससे आप आखिर ऐसा क्यों चाहते, इससे आपको क्या फायदा होगा। ये जो महल है इसको विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना तो छोड़ ही नहीं सकते। यानी इस महल को भी नष्ट करना पड़ेगा, बर्बाद करना पड़ेगा और नाना साहब की बेटी को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो सेना जो हे थे वो मन में दुखी हो गए, क्योंकि उन्होंने वादा किया था उस लड़की को कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, पर वो ऐसा नहीं कर सके क्योंकि जनरल आउट्रम थे वो मानने वाले नहीं थे। तो वो वहां से दुखी होकर चले गए। अब जनरल आउट्रम ने क्या किया कि महल को चारों तरफ से घेर लिया और फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही अंदर घुस गए और वहां पर देवी मैना को ढूंढने लगे। पर सारा कोना कोना खोज डाला और देवी मैना उन्हें कहीं पर भी नहीं मिली। उसी दिन शाम के टाइम लॉर्ड कैनिंग को एक लेटर मिला और जिसमें लिखा गया था कि लंदन की जो मंत्रिमंडल है, लंदन की क्यों, क्योंकि जो हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज किया था वो ब्रिटिश थे, ब्रिटेन के थे और लंदन ब्रिटेन की राजधानी था। तो वहां के जो मंत्रिमंडल है उन्होंने कहा है कि भी नाना का कोई भी स्मृति चिन्ह, स्मृति चिन्ह का अर्थ होता है नामो निशान, जो उनकी कोई भी निशानी हो तो उसको मिटा दिया जाए। इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं किया जा सकता। अगर ये सेनापति चाहते भी तो इस महल को और लड़की को छोड़ नहीं सकते थे। उसी क्षण क्या हुआ, करूर जनरल आउटरम की सेना जो नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर गोले बरसाने लगी। जो उनका राज मंदिर था उस पर गोले बरसाने लगे और घंटे भर में ही महल जो है मिट्टी में मिल गया। उस समय लंदन के एक सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में, एक उनका जो अखबार था वहाँ का फेमस, और उसमें एक 6 सितंबर को एक खबर छपी, एक लेख छपा। उसमें कहा कि बड़े ही दुख का विषय है, बड़े ही दुख की बात है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को, यानी बड़े क्रूर नाना साहब को पकड़ नहीं सकी और उस नाना साहब पर पूरी अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है, यानी सारे अंग्रेज उन पर बहुत गुस्सा है। अब जब तक हम लोगों के शरीर में खून रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग नहीं भूलेंगे। यानी उनकी नजरों में, अंग्रेजों की नजरों में नाना साहब एक क्रांतिकारी ना होकर एक दुर्दांत इंसान था जिसने अंग्रेज औरतों और आदमियों को मारा था। और उसी दिन पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, यानी वहाँ की जो संसद थी, वहाँ की जो पार्लियामेंट थी, उनके जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो सदन था, उस सभा में सर हेम जो टॉम्स हे थे उनके उन पर एक रिपोर्ट आई और उसमें उनकी बड़ी हंसी उठाई गई, जिसमें कहा कि सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाई। अब हे के लिए एक बहुत ही कलंक की बात है, क्योंकि जिस नाना ने अंग्रेज औरतों और आदमियों को मारा था और उनकी बेटी पर दया दिखाना तो बहुत ही कलंक की बात थी, बुरी बात थी। अब जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया उनकी कन्या के लिए क्षमा, माफी,
अपना सारा जीवन युद्ध में बिता दिया जनरल हे ने, और वृद्धावस्था अर्थात बुढ़ापे में सर हे एक मामूली महाराष्ट्र की जो बालिका थी उसके सौंदर्य पर मोहित हो गई और अपना कर्तव्य भूल गई। अर्थात कि उन्होंने गलत मतलब निकाल लिया। जनरल हे तो उस कन्या पर दया इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि उसकी बेटी की सहचरी थी, उसकी बेटी की दोस्त थी, पर उन्होंने गलत मतलब निकाल लिया कि जो सर हे हैं वो उस लड़की पर मुग्ध हो गए, यानी उसके जाल में फंस गए। अब ये रिपोर्ट में कहा गया कि जिस लड़की के प्यार में इतना पागल हो गए हैं नाना साहब, उस नाना साहब ये जो सॉरी सर है, अब उस नाना साहब की लड़की को उन जो जनरल है उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। तो जो सन 1857 था यानी 1857 था, उसमें सितंबर के महीने में आधी रात के समय में चांदनी में यानी चांदनी रात थी, आधी रात में एक बालिका स्वच्छ और उज्जवल कपड़े पहनकर, साफ सुथरे और सफेद कपड़े पहनकर नाना साहब के जो भग्नावशिष्ट अर्थात जो खंडहर थे, उनका जो महल था अब खंडहर बन गया था, वहां पर उनके ढेर पर बैठी हुई रो रही थी। और वहां पर पास में ही जो जनरल आउटरम था उसकी सेना ने अपने तंबू गाड़ रखे थे, ठहरी हुई थी उनकी सेना। तो कुछ सैनिकों ने रात में बच्ची की रोने की आवाज सुनी और वहां पर पहुंच गए। अब उन्होंने देखा कि एक बच्ची रो रही है, तो सैनिकों ने उससे प्रश्न उत्तर किए कि भाई क्यों रो रही हो, पर बच्ची रोई गई और उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद कराल रूपधारी यानी बहुत ही भयानक रूप वाला जो जनरल आउटरम था वो भी वहां पहुंच गया, और वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओ ये तो नाना साहब की बेटी मैना है। पर वह बालिका किसी और देख ही नहीं रही थी, और उसने अपने चारों तरफ उसके चारों तरफ सैनिक खड़े हुए, पर वो किसी की तरफ नहीं देख रही थी। अब जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर उसको कहा लड़की को कि अंग्रेज सरकार का ऑर्डर है कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाए, इसलिए मैंने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया। मैना उसके मुंह की देखकर आर्त स्वर में बोली। आर्त स्वर का अर्थ हो तो करुण स्वर में, यानी जब आप रोते रोते बोलने की कोशिश करते हो, जो आपका स्वर निकलता है, जो आपकी आवाज निकलती है, उसको बोलते हैं आर्त स्वर में। तो उसने बोला कि मुझे कुछ समय दे दीजिए ताकि मैं यहाँ पर बैठकर जी भर के रो सकूं, क्योंकि वह स्थान नाना साहब की बेटी को बहुत ही प्रिय था। और पाषाण हृदय वाले यानी उस पत्थर दिल वाले जनरल आउटरम उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं की, और उसे मैना के हाथों में हथकड़ी लगाती और उसे कानपुर के किले में लाकर कैद कर दिया। उसी समय की बात है कि महाराष्ट्र के इतिहासवेता थे, यानी इतिहास को जानने वाले थे, महादेव चिटनविस। वो एक अखबार निकालते थे, बाखर। तो उनके अखबार बाखर में छपा कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हुआ, यानी एक बहुत ही भयानक हत्याकांड हुआ। नाना साहब की एकलौती पुत्री, एक मात्र कन्या मैना को धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दिया। अब भीषण अग्नि यानी बहुत ही भयानक आग में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती हुई देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया, यानी वह जलते हुए भी मरते हुए भी बहुत ही शांत और सरल थी, तो इसलिए लोगों ने सोचा कि ये कोई देवी का रूप है और उसको देवी समझकर प्रणाम। तो मेरी तरफ से आज इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ समझ में आया होगा आप लोगों ने। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब आप लोगों से एक अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं तो लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।